बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना चौधरी। आज 6 सितंबर यौम दिफ़ाए पाकिस्तान है। 6 सितंबर 1965 को पाक भारत जंग हुई। ये जंग पाक फ़ौज ने बहुत बहादुरी से लड़ी और इस जंग में पाकिस्तान को नाकाबिले तस्ख़ीर फ़तह नसीब हुई। हर साल पाकिस्तानी कौम 6 सितंबर को यौम दिफ़ाए पाकिस्तान जोश व जज्बे के साथ मनाती है और इस जंग के शोहदा को खराज तशरीफ़ पेश करती है। सितंबर 1965 की पाक भारत जंग को 57 साल बीत चुके हैं, मगर भारत के ख़िलाफ़ इस तारीख़ी फ़तह को मनाने का जज्बा पाकिस्तानी कौम में मान नहीं पड़ा। हमारे आज के मेहमान हैं मेजर आरिफ हमीद, जो 1965 की जंग में यूनिफॉर्म में थे। आज हम इनसे इस जंग के हवाले से बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब, कैसे हैं आप सर? आप जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मेजर साहब, आज है 6 सितंबर यौम दिफ़ाए पाकिस्तान। आप 1965 की जंग में यूनिफॉर्म में थे। आज हम इस हवाले से आपसे बातचीत करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन यही है आपसे कि 1965 की जंग की वजह क्या थी? क्या ये ऑपरेशन जिब्राल्टर था जिसकी वजह से ये जंग हुई? मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले अपने शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करता हूँ। मुझे दुख होता है जब कुछ सियासतदान 65 में हमारी शानदार कारकर्दगी ऊपर सवाल उठाते हैं और इसमें हमारे यौम में हमारे मिनिस्टर फॉर डिफेंस भी शामिल हैं। 65 में हमने एक अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को दांत खट्टे किए। लोगों ने जानें दी, लोगों ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये सियासतदान फिर उन पे मस्खरी करते हैं, उन पे मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि हमने वो जंग नहीं जीती थी। अब आते हैं हम असल सवाल की तरफ। दरअसल अयूब खान ने एक बहुत शानदार मौका गवा दिया था जब 1962 में चाइना ने इंडिया पे हमला किया। इंडिया बुरी तरह फंस चुका था, लेकिन अमेरिका के कहने पर अयूब खान ने उस वक़्त कश्मीर पे हमला नहीं किया। उसको इस बात का बहुत गम था। इसको जानते हुए भुट्टो साहब ने जनरल अख्तर मलिक के साथ बना के ऑपरेशन जिब्राल्टर की परमिशन ले ली। अब ऑपरेशन जिब्राल्टर को जाने से पहले मैं कुछ थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 3 तरह की सरहदें हैं। पहली है इंटरनेशनल बाउंड्री, जिसको चनाब रेंजर सियालकोट और सतलुज रेंजर लाहौर कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आ जाती है वर्किंग बाउंड्री। ये इंडियन हेल्ड कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान है। इसको बाउंड्री इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये फुली मार्क्ड है, लेकिन हम इंडिया का कब्जा कश्मीर पे नहीं मानते। इसके बाद एक तीसरा हिस्सा आ जाता है जिसको LOC कहते हैं। वो उस खित्ते और मकबूजा कश्मीर के दरमियान है जो सन 1948 में हमारे बहादुरों ने इंडिया से वापस लिया था। उस सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जिसको यूएन भी मानता है। भुट्टो साहब ने अयूब खान को ये यकीन दिलाया कि उसकी बात अमेरिका से हो चुकी है और किसी भी सूरत में इंडिया इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं क्रॉस करेगा। तो हमारा जो ऑपरेशन होगा वो वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल पर होगा और वहां पर हम तकड़े हैं। इस तरह ऑपरेशन जिब्राल्टर
जिसको मैं फौजी जमान में कहता हूँ हाफ कुक्ड शुरू कर दिया गया। यानी उसके लिए वो तैयारी जो ज़रूरी होती है वो नहीं की गई, जल्दी में तैयारी की गई, लोग उतने ट्रेन नहीं थे और मुझ नाचीज़ की समझ के मुताबिक कमांडर इन चीफ और जीओसी के दरमियान हम आहंगी नहीं थी। शुरू में हमने निहायत कामयाबी के साथ इंडिया के एरिया में दाखिल हो गए, लेकिन ये बात कि इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं क्रॉस करेगा वो गलत साबित हुई। जब हमने सियालकोट पर एक भरपूर तरीके के साथ एडवांस जारी किया, छमजोड़ियाँ सेक्टर में हमने फतह हासिल की, तो रात के अंधेरे में 6 सितंबर को इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हुए लाहौर पे हम 3 तरफ से हमला किया। उस हमले से इंडिया ने ये फायदा उठाया कि हमें कश्मीर की तरफ बढ़ते हुए कदम रोकने पड़े, क्योंकि लाहौर में हम इतने बड़े हमले के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। कुछ एडवांस ट्रुप मौजूद थे, रेंजर्स बॉर्डर पे थे, लेकिन जनरल चौधरी ने बड़ी होशियारी से 3 तरफ से हमला किया था। दरअसल हमला 3 तरफ से नहीं किया जाता, लेकिन उस 3 तरफ के हमले ने हमारे ऊपर घबराहट तारी कर दी। सियालकोट के ऑपरेशन को स्लो कर दिया गया और लाहौर पर तवज्जो मरकूज हो गई। मैं उस वक्त ट्रेनिंग पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में था। सुबह सवेरे हमें बताया गया कि अभी कमरों से बाहर नहीं आना, नेक्स्ट ऑर्डर का इंतज़ार करें। थोड़ी देर में हमें बताया गया कि हम मेस में पहुँचे, रेडियो पर सदर पाकिस्तान तकरीर करेंगे। जो भी कहें, वो इतनी शानदार तकरीर थी, इतनी दिलफरोज तकरीर थी कि हम सब कैडेट ये चाहते थे कि हम सीधे जंगबंदी लाइन पे चले जाएं। यही हाल पाकिस्तानी अवाम का था। लाहौर के अवाम बॉर्डर की तरफ चल पड़े, अवाम और फौज इकट्ठे थे, कोई सियासत नहीं थी, कोई ये गंदे सियासतदान नहीं थे। सब ने मिलकर अयूब खान के हाथ मजबूत किए और अवाम और फौज के तावन से लाहौर का हमला पिस्पा कर दिया गया। सिर्फ चंद जगह पे उन्होंने BRB चंद जवानों ने की, लेकिन हमारे अजीम सपूतों, जिनमें अजीज भट्टी शहीद शामिल हैं, ऐसे कारनामे अंजाम दिए जो तारीख हमेशा याद रखेगी। इसके थोड़े दिन बाद फिर हमने फैसला किया कि हम इंडिया पे हमला करेंगे। सियालकोट सेक्टर में भी हम आगे बढ़े और लाहौर सेक्टर में भी आगे बढ़े और खेमकरन तक चले गए। इंडिया ने निहायत होशियारी से जो नहरें थी वो तोड़ दी। अब दरियाओं का बहाव जो है वो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ है, हमारी ढलान इस तरफ है। वो नहरों के पानी ने हमारे खेतों में काफ़ी पानी खड़े कर दिए, जिसमें हमारी मूवमेंट में तकलीफ पैदा हुई। BRB पे बनाया हुआ ब्रिज जो था वो ठीक था, लेकिन एक टैंक गिरने की वजह से गलत अफवाह फैल गई कि वो पुल टूट गया है। थोड़ी सी देर ने हमारे हमले को कामयाबी से हमकिनार नहीं किया, लेकिन इसके बरक्स रेगिस्तानों में रेंजर्स के सिपाहियों ने वो कारनामा अंजाम दिया जो बाकी लोग नहीं कर सके। एक छोटी सी फौज के साथ उन्होंने एक नई हिकमत तैयार की। वो रात को खामोशी से ऊँटों पे सफर करते थे और इंडिया की पोस्टों को जो रास्ता आता था,
इंडिया की पोस्टों के पीछे जाके उस पर कब्जा कर लेते थे। उसकी वजह से वो पोस्टों के लोग खुद ब खुद वो पोस्टें छोड़ देते थे और इस तरह काफ़ी इलाका हासिल किया गया। अच्छा मेजर साहब, जाहिर है भारत ने अचानक हमला किया पाकिस्तान पे, और सबसे पहले जब लाहौर पे जब ये लोग हमलावर हुए तो उस वक़्त जो ज़ाहिर है हमारी फ़ौज तो तैयार नहीं थी, तो रेंजर ने सबसे पहले उनका मुकाबला किया। तो उस वक़्त जो खौफनाक वाक़यात हुए उसके बारे में नाज़रीन को बताइए। ये कहना शायद दुरुस्त नहीं है कि हम बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन हम जंगी हालत में नहीं थे। कुछ एडवांस ट्रुप्स मौजूद थे, लेकिन इंडिया ने जो हमला किया था वो टैंकों के साथ और एक बड़ी फौज के साथ किया था, और जो एडवांस ट्रुप थे उन्होंने अपना काम किया। उन ट्रुप्स का काम होता है कि वो उनकी मूवमेंट के अंदर एक हडल पैदा करें। वो उन्होंने हडल पैदा कर दी, उनकी मूवमेंट में तेजी ख़त्म कर दी, और हमारी दफाई लान BRB के साथ थी। वो उनके टैंक या बड़े दस्ते BRB नहीं कर सके। ये हमारे जो एनालिस्ट हैं, हमारे जो मीडिया के लोग हैं, वो पढ़ते कम हैं, बोलते ज़्यादा हैं। हमने हमला रोकना था BRB पे, वो कामयाबी से रोका। तो इंडिया ने क्या कामयाबी हासिल कर ली? इंडिया ने बहुत खिदमत उठाई, बहुत नुकसान उठा, उनके टैंक पाकिस्तान ने पकड़ लिए, उनके फौजी मारे गए, हत्ता कि पाकिस्तान ने उनके एक ब्रिगेडियर की जीप भी काबू कर ली। इसी तरह हर इलाके में जहां जहां इंडिया ने एडवांस किया वहां वहां बहादुरी के साथ मुकाबला किया गया। ये सोचना गलत है कि शायद हम सरहद के ऊपर पूरे आदमी खड़े करके डिफेंस लाइन एक टैक्टिकल लाइन है जो ग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए और उस जो फौजी अफसरान है उसको तरतीब देते हैं। उसके लिए एक हर्डल की जरूरत होती है। तो हमारी हर्डल पंजाब में BRB थी जो तामीर ही इसी नज़र से की गई। अच्छा मेरे साहब, आपने ऑपरेशन जबराट के बारे में बताया। आप ये बताइए कि कहा यही जाता है कि मेजर जो हैं अख्तर साहब, जनरल अख्तर साहब जो हैं, वो बड़ी अच्छे तरीके से ऑपरेशन कर रहे थे और हम उस वक़्त कश्मीर भी हासिल कर सकते थे, और फिर उनको अचानक तब्दील कर दिया गया, जिसकी वजह से ये जो है हमें नुकसान भी हुआ। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूँगा। जनरल अख्तर मलिक एक बहादुर और अच्छे जनरल थे। वो 12 डिव के कमांडर थे। उनसे उसकी कमांड बिल्कुल नहीं ली गई। जो सियालकोट में ट्रुप्स लड़ रहे थे वो 15 डिव की थी, जिसके GOC में जनरल यहिया खान थे। तो सिर्फ उस इलाके की जो कि हम वर्किंग बाउंड्री पर लड़ रहे थे वो हिस्सा जनरल यहिया को दे दिया गया, और कश्मीर जहां पर हम एडवांस कर रहे थे या जहां पे हम एक मुख्तलिफ किस्म की लड़ाई लड़ रहे थे वो जनरल अख्तर के पास ही रहा। ये कंफ्यूजन भी जानबूझ के फैलाया गया। अच्छा मेजर आरिफ साहब, ये हमारी ज़रा भारत के मुकाबले में हमारी फ़ौज तो कम थी तादाद में, फिर जो है कहते हैं कि चोलिस्तान और जो है सिंध के रेगिस्तानों में पाकिस्तान का पल्ला भारी था। ये कैसे मुमकिन हुआ? मैं इस हुकूमत के अमली के ऊपर पहले आपसे बात कर चुका हूँ। बात ये होती है कि जब अच्छा लीडर हो तो जवानों में खुद ब खुद बहादुरी आ जाती है। तो उस वक़्त के पाकिस्तान रेंजर्स के जो DG थे वो खुद रैमियार खां पहुँच गए। उन्होंने खुद लीड किया और इस तरह डेजर्ट और इंडस रेंजर्स ने कमाल कर दिखाया।
अच्छा, 6 सितंबर 1965 की जो पाक भारत जंग हुई उसमें एयरफोर्स का किरदार क्या था? एयरफोर्स का किरदार निहायत शानदार था। एयर मार्शल नूर खान ने अपनी एयरफोर्स को यह हुक्म दे दिया कि कोई जहाज बच के ना जाए, और हमारे कॉम्पिटेंट और बहादुर पायलट्स ने एक शानदार मुकाबला किया। सरफराज रफीकी शहीद ने शानदार हमले किए और शहादत पाई। MM आलम ने दुनिया का रिकॉर्ड कायम किया और गाजी बने। इसी तरह कराची से और मशरकी पाकिस्तान में भी से ढाका से कालीकंडा के ऊपर हमला किया गया। पाकिस्तान आगे बढ़कर लड़ा, एक दफाई जंग नहीं लड़ा एयरफोर्स वाले। एयरफोर्स ने पठानकोट, हलवाड़ा, श्रीनगर इनके अड्डों को तबाह कर दिया, इंडिया के खड़े हुए जहाज तबाह कर दिए, और इंडिया की फजाइया अपने जख्म चाटने पे मजबूर हो गई। तो मेरे साहब, ये हमारी जो है बहरी फौज का क्या किरदार था, इस बारे में बताइए। बहरी फौज ने भी शानदार खिदमत अंजाम दी। उन्होंने एक इंडिया की जगह है द्वारका, जहां पे उनका बहुत बड़ा रडार का स्टेशन था जो पूरी जंग को कंट्रोल कर रहा था। प्लान बनाया गया, रात के अंधेरे में नेवी के जितने शिप थे वो द्वारका के करीब पहुंच गए निहायत खामोशी के साथ, और उन्होंने जब गोलाबारी की तो द्वारका की ईंट से ईंट बजा दी। मैं बहरी फौज को इस शानदार कामयाबी पर न सिर्फ मुबारकबाद पेश करता हूं बल्कि सल्यूट करता हूं नेवी के अफसरों को जिन्होंने बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया। इसी तरह जो हमारी आबदोद थी PNS गाजी, वो बॉम्बे तक पहुंच गई और उसके खौफ से इंडिया के बहरी जहाजों ने अपनी पोर्ट से बाहर निकलने से इनकार कर दिया। ये एक शानदार फतह थी, एक शानदार कारनामा था। एक छोटी सी बैरिया ने अपने से 6 गुना बड़ी बैरिया को खौफ में मुब्तला कर दिया। अच्छा मेरे साहब, हमारी ज़ाहिर है एयरफोर्स, बहरी और बड़ी फौज सब ने बड़ी जांफशानी से जो है ना दुश्मन का मुकाबला किया, भारतीय फौज का मुकाबला किया और नाकाबिले तस्वीर फतह भी नसीब हुई। इसके बावजूद आप क्या समझते हैं कि इन तीनों हमारी अफवाज में से सबसे ज़्यादा अहम किरदार किसका रहा जो हमें ये फतह नसीब हुई? देखें, तीनों का किरदार अलग अलग है। बर्री फौज ज़मीन पे लड़ती है, फ़ज़ाइया हवा में लड़ती है, बहरी समुद्र पे लड़ती है। मेरी राय में तीनों ने अपना अपना जो उनको टास्क दिया गया था वो बहादुरी और प्रोफेशनलिज्म से अंजाम दिया, और इसमें एक दूसरे के मुकाबले की कोई जरूरत नहीं है। तीनों ने बेहतरीन काम किया। नाजरीन, 6 सितंबर 1965 की जंग, यौम दिफाए पाकिस्तान। आज आपने मेजर आरिफ हमीद से इस हवाले से उनकी बातचीत सुनी। आपको ये बातें कैसी लगी, अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। मेरे अगले इंटरव्यू तक अल्लाह निगहबान। पाक फौज जिंदाबाद।